माँ, मुझे इस बार 10 दिन के लिए मुंबई जाना है, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। मैंने आपकी सारी दवाइयाँ ला कर रख दी है, टाइम से ले लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे पीछे आप बीमार पड़ गई तो मेरी पत्नी मीना के लिए परेशानी हो जाएगी। विनय अपनी माँ लता से कहता है। लता जी बोली, मैं सब समझती हूँ बेटा, तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपनी पत्नी की चिंता है, इसीलिए तुम मुझे यह सब सुना रहे हो। विनय हंसते हुए बोला, हाँ माँ, आपकी तो यह मजाक करने की आदत जाएगी नहीं, और आपकी मजाक की आदत कहीं किसी दिन हम पर भारी ना पड़ जाए, तो जरा संभल कर कहीं मीना नाराज ना हो जाए। और जब आप जानती हैं कि मेरे पीछे वही आपका ख्याल रखती है और सब कुछ वही संभाल रही है, तो थोड़ा मिलजुल कर रहना चाहिए, वरना मेरी तो ऐसी हालत हो गई है कि ना मैं इधर का रहता हूँ ना उधर। तभी विनय की पत्नी मीना विनय का बैग लेकर बाहर आई और आश्चर्य से विनय की तरफ देखते हुए बोली, इनको समझा रहे हो? जानते हो ना आप, माँ जी वही करती है जो उनकी इच्छा होती है, फिर चाहे सामने वाला को कितना ही बुरा क्यों न लगे। तो आप बस अपने काम पर ध्यान देना। ये लो बैग, इसमें मैंने रास्ते का खाना भी रख दिया है, तो समय पर खा लेना और यहाँ की चिंता मत करना। लता जी बोली, हाँ बेटा, यहाँ की चिंता मत करना, क्योंकि इस घर पर तुम्हारी बीवी का राज जो चलता है। पर शायद यह भूल रही है कि अभी भी इस घर की मालकिन मैं ही हूँ। विनय हंसते हुए बोला, माँ आप भी ना। इतना कहते हुए उसने अपना बैग उठाया और चला गया। अभी विनय को गए कुछ ही घंटे हुए होंगे कि दोनों सास बहू में फिर से कुछ अनबन हो गई और गुस्से में मीना रसोई में जाकर सब्जी काटने लगी और बड़बड़ाने लगी, बस बहुत हुआ, बर्दाश्त की भी हद होती है। दिन रात इस बुढ़िया की सेवा में लगे रहो और यह मेरी शिकायत अपने बेटे से करती है। इसे क्या लगता है कि अपने बेटे को बहला फुसला कर यह अपनी तरफ कर लेगी? अरे भूल जाओ, शादी के बाद कोई भी लड़का अपनी माँ का बेटा कम और बीवी का पति ज्यादा होता है। आने दो लौट कर विनय को, सारी बात क्लियर कर दूंगी। हर बात पर मुझे रोकती टोकती रहती है। मैं क्या इनकी गुलाम हूँ? चाहे जो हो जाए, आज से मैं इस बुढ़िया का कोई काम नहीं करूंगी। मीना की आवाज रसोई से बाहर जा रही थी। दूसरे कमरे में बैठी मीना की सास लता जी सब सुन रही थी। उनकी आंखों में भी नाराजगी की चमक थी, पर बहू की बातों से ध्यान हटाकर वह राम नाम का जाप करने लगी और बोली, देखना बहू, मुझे कोसते कोसते कहीं अपना हाथ मत काट लेना, वरना इसका इल्जाम भी तुम मुझ पर ही लगा दोगी। उनकी बातें सुनकर मीना को और गुस्सा आने लगा। उसके हाथ सब्जी काटने में इतनी तेजी से चल रहे थे कि मानो उस गुस्से का असर चाकू पर भी हो रहा हो, और वह फिर से गुस्से में बोली, दिन रात बस हर वक्त बक बक करती रहती है, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। कितना भी कर लो, इनकी नज़र में तो मेरी किसी बात की कोई कदर ही नहीं है। मीना काम के साथ साथ इतना बोल रही थी कि लता जी से रहा नहीं गया और फिर उनकी आवाज आई, बहू, एक ही काम कर कर के तुम थक गई होगी, तो जब सब्जी काटना हो जाए तो मेरे लिए जरा चाय बना देना। यह सुनकर मीना का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी कि ना जाने वह क्या कर बैठे, पर उसने खुद को संभाला और तंज कसते हुए बोली, हाँ माँ, क्यों नहीं, आखिर मेरे पास काम ही क्या रहता है, पूरे दिन घर में बैठी जो रहती हूँ, और ऐसे में अब आपके लिए चाय नहीं बनाऊंगी तो मेरा काम पूरा कैसे होगा? तो अभी लाती हूँ। बहू के ताने सुनकर लता जी बोली, बहू तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारे घर में 10-15 लोग हैं। अरे गिन कर हमारे परिवार में बस 3 ही लोग हैं, और अभी तुम इतने से काम में परेशान हो जाती हो। एक हमारा समय था जब सास की सास भी जिंदा हुआ करती थी और हमारे देवर जेठ के बच्चे भी एक साथ ही रहते थे। सोचो हम सब के लिए कितना मुश्किल होता था, फिर भी हम औरतें मुस्कुराकर काम किया करती थीं। पर आजकल का तो जमाना ही कुछ और है। मीना ने जवाब दिया, हाँ घर में काम ही क्या है? तो लता जी बोली, मेरा बेटा विनय इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है और वह तो अक्सर नौकरी के सिलसिले में बाहर ही रहता है। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और तुम ही रह जाते हैं, फिर भी तुम मुझसे अनबन करती रहती हो। मीना चाय बनाकर लाई और लता जी के सामने रखते हुए बोली, जब आपकी सास और उनकी सास आपके साथ अच्छा व्यवहार करती थी तो आपने यह क्यों नहीं सीखा? आप तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, हर वक्त मेरे काम में कमी निकालती हैं और हर पल मुझे बस टोकती रहती हैं। मुंह तोड़ जवाब देकर मीना वहां से चली गई। मीना को अपनी सास की हर छोटी मोटी बात पर टोका टोकी पसंद नहीं थी, और लता जी को बहू की बेपरवाही और हर बात का उल्टा जवाब देना पसंद नहीं था। उन दोनों के बीच का यह तनाव ऐसा था जो बढ़ता ही जा रहा था। करीब करीब 10-12 दिन बाद जब विनय बाहर से लौटकर आया तो मीना ने बैठकर लता जी की खूब सारी शिकायतें की। विनय चुपचाप हूँ हाँ करता रहा। मीना बोली, तुमने मेरी बात सुनी भी कि नहीं? विनय बोला, हाँ हाँ सुन ही तो रहा हूँ। मीना बोली, क्या खाक सुन रहे हो, बस हाँ हूँ में जवाब दे रहे हो। अपनी माँ से कुछ कहते क्यों नहीं?
मैं क्या कल ही आई हूँ, नई बहू हूँ जो वह मुझे हर बात पर टोकती रहती है। विनय बोला, मीना अगर तुम ना रहो तो ना जाने मेरे घर क्या होगा। मैं जानता हूँ तुम इतनी समझदार हो, फिर भी मैं माँ से क्या ही कहूँ। माँ तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। अब ऐसे में अगर मैं तुमसे उम्मीद ना करूँ तो किससे करूँ। पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मीना का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। मीना के चेहरे को देखकर विनय ने थोड़ी सी राहत की सांस ली और बोला, मैं जानता हूँ कि माँ और तुम्हारे बीच इस तरह की नोक-झोंक होती रहती है और तुम उसे बड़ी समझदारी से संभाल भी लोगी। मीना खुश हुए जा रही थी तो विनय ने धीरे से कहा, मैं क्या मूर्ख हूँ जो जानबूझकर तुम दोनों के बीच में बोलूंगा। मीना बोली, क्या कहा आपने? विनय बोला, कुछ भी नहीं, मैं तो यह कह रहा हूँ मुझे सब पता है, पर तुम क्यों नहीं समझती कि तुम दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नाराजगी मेरे लिए समस्या बन जाए, तो अपने तरीके से इसे सुलझा लो ना। इतना कहकर विनय वहां से उठकर टीवी देखने के लिए चला गया। दरअसल विनय के जाने के 2 दिन बाद ही लता जी ने मीना को किसी बात पर टोक दिया। तब से मीना नाराज थी और उस नाराजगी का असर उसके हर काम में झलक रहा था। तभी लता जी मीना के कमरे में आई और बोली, अरे बहू, विनय कितने दिनों बाद घर आया है, चलो ना हम सब साथ बैठकर चाय पीते हैं। तुम्हारे हाथों की चाय की तो बात ही कुछ और है। इतना कहते हुए लता जी बेटे के पास जाने लगी। लता जी की बातें सुनकर मीना का मुंह खुला का खुला रह गया और बोलने लगी, देखो तो इस बुढ़िया को, कितने रंग बदलती है। कल तो इतना उल्टा पुल्टा बोल रही थी और आज बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही है। हाँ भाई, अब तो मीठा बोलेगी ही, बेटा जो घर आ गया है। मीना ने लता जी को सुनाते हुए कहा, चाय तो मैं शुरू से ही अच्छी बनाती हूँ, पर वह अलग बात है कि मेरे हाथों की चाय आपको अच्छी बहुत कम लगती है। और हाँ, शायद आपको याद भी है कि आपने इन 10-12 दिनों में मुझसे क्या क्या कहा था। लता जी कुछ पल के लिए रुकी, फिर शांत स्वर में बोली, बहू मुझे तो याद नहीं कि मैंने कल तक क्या कहा था, लेकिन जो भी कहा होगा तेरे भले के लिए ही कहा होगा। और बहू, मैं जो भी कुछ कहती हूँ तुझे अपना समझकर ही तो कहती हूँ। क्यों बेटा विनय, मैं सही कह रही हूँ ना? विनय धीरे से बोला, माँ मुझे क्यों इन सब में फंसाते हो? आप जानो और आपकी बहू जाने। इतना कहकर वह टीवी देखने लगा। तो लता जी बोली, जानती हो बहू, सब कहते हैं कि तुम मेरी बहू हो, पर लगता नहीं है कि तुम मेरी बहू हो। मीना के कान खड़े हो गए। वह चाय बनाने के लिए जा ही रही थी कि उसके कदम रुक गए और वह बोली, यह क्या कह रही हैं आप? हे भगवान, सुना आपने? अब आपकी माँ मुझे बहू मानने से भी इनकार कर रही हैं। क्या इतने साल जो मैंने इस घर की और आप लोगों की सेवा की वह बिल्कुल बेकार था? विनय माँ की तरफ मुखातिब हुआ और बोला, माँ यह क्या कह रही हो? क्या मैं कुछ रोज के लिए यहाँ शांति से नहीं रह सकता? आपको अच्छा नहीं लगता कि हम सब साथ बैठे हैं? आप जानती हैं, आप हंसी ठिठोली करेंगी और मीना कुछ बात को लेकर बैठ जाएगी। ऐसा मत करो। माँ बेटे का परेशान चेहरा देखकर लता जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मानो बचपन का कोई खेल वह अपने बेटे बहू के साथ खेलना चाहती थी। उन्हें आनंद आ रहा था। वह मीना से बोली, सच कह रही हूँ बहू, तुम मेरी बहू नहीं हो। अरे तुम तो मेरी बेटी हो, बेटी जो मेरा इतना ख्याल रखती है। विनय हैरानी से माँ की तरफ देखने लगा। तो लता जी बोली, हाँ सच कह रही हूँ, यह मेरी बहू नहीं है, यह तो मेरी बहन है जो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, और तो और यह मेरी माँ भी है जो इतने अच्छे से मेरा ख्याल रखती है। और सच बहू, तुम तो मेरी वह पक्की सहेली हो जो मेरे अकेलेपन की साथी हो और जो अपने दिल की बात मुझसे कहती हो और मेरी बात सुनती भी हो। अगर मैंने कुछ कह भी दिया तो क्या तुम अपनी इस बूढ़ी माँ को माफ नहीं कर सकती? क्या कोई बेटी अपनी माँ से इतने दिनों तक नाराज रहती है? बोलो, अब मेरी उम्र ही कितनी बची है? ना जाने किस दिन अचानक से चली जाऊंगी, तब देखना तुम ही मुझे सबसे ज्यादा याद करोगी, विनय से भी ज्यादा। लता जी की बातें मीना के दिल को छू गई। वह बिल्कुल सुन्न हो गई थी। विनय माँ की तरफ सुनकर बस टकटकी लगाए उन्हें देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मीना की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे अचानक एहसास हुआ कि सासू माँ की हर बात के पीछे सच्चा प्यार और अपनापन था, जिसे वह आज तक समझ ही नहीं पाई थी। विनय कुछ कहता उससे पहले मीना दौड़कर लता जी के पास आई और उनको गले से लगाकर रोने लगी और रोते रोते बोली, माँ जी, आपको पूरा हक है अपनी इस बेटी को डांटने का और हर गलत पर रोकने का, टोकने का। बस एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो। माँ दोनों सास बहू की आंखों में आंसू बहने लगे, मानो सारे गिले धुल गए। लता जी अपने आंचल से मीना के आंसू पोंछते हुए बोली,
जानती हो बहू, सास अगर माँ का रूप ले ले तो बहू को तो छोड़ो, बेटे और बाकी लोगों के लिए भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यह क्या, तुम रोती क्यों हो? अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और अभी बहुत साल मैं तुम्हें परेशान करने वाली हूँ। इतना कहते हुए दोनों सास बहू मुस्कुराने लगी। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा हो गया था। विनय यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो सास और बहू कुछ देर पहले तक एक दूसरे से नाराज थीं, एक दूसरे पर आरोप लगा रही थीं, वो अब एक दूसरे को गले लगाकर रो रही हैं। माँ और पत्नी का प्रेम देखकर विनय की आंखों में भी हल्की नमी आ गई और उसे संतोष हो गया कि अब उसके घर में पत्नी और माँ के बीच यकीन का रिश्ता है। खैर, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।